हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छी ही होंगे। और मेरी पढ़ाई हुई लेसन आप लोग को कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तो आज हमारा सीडीपी का 23वां चैप्टर है, जिसमें हम अभिवृद्धि और विकास के प्रमुख नियम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले के लेसन 22 में मैंने अभिवृद्धि और विकास के कुछ टॉपिक्स को पढ़े हैं। आप लोग देख लीजिए, एक बार दोहरा लीजिए, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला अभिवृद्धि और विकास में हम लोग जो एक चैप्टर 22 है, उसमें मैं देख चुका हूँ। आप लोग पिछला वीडियो में जाके गहन अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें बाल विकास, बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था। उनसे संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक के कथन है, उसको भी मैंने देखा था। उसके आगे अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है, उसके संबंध में मैं मनोवैज्ञानिक के कथन पढ़े थे। फिर विकास के बारे में पढ़े थे। फिर अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर था उसको हम लोग डील किए थे, सॉल्व किए थे। आज हम लोग का लेसन स्टार्ट होता है अभिवृद्धि और विकास के प्रमुख नियम या सिद्धांत के बारे में, कि क्या है हमारा अभिवृद्धि के नियम और विकास के सिद्धांत क्या है। तो पहला हम लोग का नियम आता है सततता का नियम या निरंतरता का नियम। यह नियम यह बताता है, आप लोग देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसका व्याख्या किया गया है। दो दो तीन तीन लाइन में आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। पहला है सततता का नियम, निरंतरता का नियम, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति का विकास गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत लगातार चलता रहता है। विकास का अचानक न होकर के निरंतर चलता रहता है। इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति का विकास होता है वह गर्भ से आने से लेकर जो विकास चलता रहता है वो कहाँ तक चलता रहता है? मृत्यु पर्यंत। मृत्यु होने के बाद विकास खत्म होता है। तो जो विकास होता है उसमें वो अचानक न होकर के निरंतर चलते रहता है। मतलब कि अब देख लीजिए, 5 साल का बच्चा और 6 साल का बच्चा में अंतर होता है, तो उसमें अभिवृद्धि और विकास में अंतर होता है। तो वो जो अंतर होता है वो 5 से 6 साल में जाने में एक दिन में नहीं अंतर आ जाता उसमें। वो धीरे धीरे 365 दिन में धीरे धीरे अंतर होकर वो 6 साल की एज में प्रवेश करता है। ऐसा नहीं है कि वो पाँच साल का आज है, वो कल छठा साल जाने वाला है तो आज अचानक 6 साल वाला वृद्धि उसमें आ गया, उसमें विकास आ गया। ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे होकर 5 साल से 6 साल, 6 साल से धीरे धीरे विकास करके 7 साल वाला स्टेजेस में पहुंचता है। मतलब वृद्धि का अचानक न होकर के निरंतर चलना, सतत रूप से चलते रहना, वो सततता का नियम कहलाता है, निरंतरता का नियम कहलाता है। दूसरा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्तियों से अलग होता है। स्वाभाविक है कि हर एक व्यक्ति का जो विकास होता है वो दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। इसका मतलब है कि किसी का खेलने का विकास अधिक होता है तो किसी का पढ़ने का विकास अधिक। किसी एक व्यक्ति का विकास दूसरे आदमी के समान नहीं हो सकता, या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। मतलब इसे ही व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहते हैं। मतलब दुनिया में जितने भी व्यक्ति है उसका मतलब विकास जो है एक समान नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अपना दो भाई, सगे भाई या सगे बहन में भी जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। तो व्यक्तिगतता का सिद्धांत यही बताता है। आगे हम लोग तीसरा देखते हैं परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता मतलब परिमार्जन मतलब होता है ग्रहण करना। तो ग्रहण करने का सिद्धांत, जैसे परिमार्जिता का सिद्धांत है, वो क्या कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा विकास को दिशा दिया जा सकता है या विकास को बढ़ाया जा सकता है। अतः विकास को हम शिक्षा के तहत बढ़ा सकते हैं। अब सवाल आता है कि परिमार्जिता को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे, क्या है यह सिद्धांत, किसके द्वारा हम लोग अपना परिमार्जन या विकास बढ़ा सकते हैं? तो शिक्षा के द्वारा हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि मैं जो विकास अभी कर रहा हूँ, यदि मैं शिक्षित रहूँगा तो उससे ज़्यादा हम लोग विकास कर सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग अपना जीवन में भी देख सकते हैं कि पढ़ा लिखा युवक व्यक्ति ज़्यादा विकास करता है, जबकि एक अनपढ़ व्यक्ति कम विकास करता है। उदाहरण के तौर पे दिया गया एक पढ़ा लिखा किसान को अब देखिएगा अच्छी तरह से खेती कर सकता है और अपना फसल को अच्छी तरह से वैज्ञानिक कृषि करके ज़्यादा फसल उगा सकता है। जबकि एक अनपढ़ किसान क्या करता है, वह सिंपल तरीके से, परंपरागत तरीके से खेती करता है, अपना पैदावार कम होता है। दूसरा उदाहरण आप लोग देख पा रहे होंगे, एक जो दुर्बल शरीर वाला व्यक्ति होता है
वो जिम पर जाकर अपना बॉडी वॉडी सिक्स पैक वाला बना सकता है। वो कैसे कर सकता है कि शिक्षा के द्वारा वो अपना शरीर को ग्रहण कर सकता है। ऐसे ही परिमार्जिता का सिद्धांत कहते हैं, मतलब परिमार्जन करना या विकास को बढ़ा लेना, वही है परिमार्जिता का सिद्धांत। चौथा देखते हैं चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत का मतलब होता है व्यक्ति का विकास एक रेखीय न होकर के चक्राकार वर्तुलाकार होता है। व्यक्ति का वृद्धि शैशवकाल में बहुत तेज़ी से होता है, फिर बाल्यकाल में थोड़ी रुक जाती है, फिर किशोरावस्था में तेज़ी से होता है। तो इसका मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो एक रेखा में नहीं होता, बल्कि चारों ओर विकास होता है। उसका शारीरिक विकास हो रहा है, संवेगात्मक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, आध्यात्मिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है। और जो विकास होता है वो शैशवा काल में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। चक्र में देखिए बहुत तेज़ी से शैशवा काल में बढ़ता है। फिर आप लोग जो स्टेज आता है बाल्यकाल का अवस्था, उसमें लगेगा थोड़ा वो रुक रहा है, फिर लेकिन जब वो किशोरावस्था में आता है उसका जो विकास है वह तेज़ी से होने लगता है। यही है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। पांचवा हम लोग सिद्धांत देखेंगे पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। इसमें है कि बच्चों का जो विकास होता है वह पूर्व कथनीय एवं निश्चित होता है। किसी बालक को हम छोटे में देखकर ही कह सकते हैं कि यह बालक का विकास कहाँ तक होने वाला है। हम लोग एक छोटे बालक को देखते हैं तभी अंदाज़ा लगा लेते हैं, अपना पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि यह बच्चा कितने हाइट तक जाने वाला है, कहाँ तक इसका वृद्धि होने वाला है, कहाँ तक इसका विकास होने वाला है, या इसका लक्षण किस तरफ हमें इंगित करता है। तो वही है पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। छठा सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें कहा गया कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, जिसे मस्तबोधमुखी कहा जाता है, तथा केंद्र से दूर की ओर होता है। पहला जो दिया है हम लोग चित्र में समझ सकते हैं मस्तबोधमुखी। मस्तबोधमुखी का मतलब हुआ कि पहले सिर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे धड़ का विकास होता है, फिर पैर का विकास होता है, फिर अंगुली का विकास होता है, मतलब सिर से पैर की ओर विकास चलता है। इसमें है दूसरा चित्र में देखिए केंद्र से दूर की ओर। केंद्र में ये सेंटर लाइन जो है वो केंद्र कहलाता है, और दूर मतलब जो इधर वाला लाइन है वो दूर कहलाता है। इसमें हम लोग अपना शरीर का जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, वो मेरा सेंटर है। पहले उसका शरीर के धड़ का विकास होता है, फिर जाके साइड में दूर की ओर विकास जाता है, मतलब कि शरीर के जो साइड वाला भाग है, सेंटर से दूर वाला भाग है, उसका विकास होता है। तो यही है केंद्र से दूर की ओर विकास। ये दोनों आप लोग समझ चुके हैं, बहुत ही सिंपल लिखा हुआ। आगे चलते समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत में कहता है कि संसार में किसी भी बच्चा का विकास समान प्रतिमान में होता है। मतलब यह है कि पहले उसका शैशवा काल आता है, फिर बाल्यावस्था होती है, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। सब बच्चा इन सब विकास से अवश्य गुजरता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी भारत या विश्व में बच्चा है, पहले वह शैशवा काल में आता है, फिर बाल्यावस्था में आती है, फिर उसका किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। ऐसा कहीं देश नहीं है कि पहले का बच्चा प्रौढ़ावस्था में जन्म लिया, फिर उसका बाल्यावस्था आया, फिर उसका किशोरावस्था, फिर वो जाके नवयुवक होके उसका मृत्यु होता है। ऐसा कहीं नहीं है। समान प्रतिमान का मतलब हुआ कि बालक का पहले गर्भावस्था में आना होता है, फिर वह उसका शैशवावस्था आता है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। सबका ये नियम समान है, इसलिए इसे समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। आठवां है समन्वय या एकीकरण का सिद्धांत। इसमें दिया गया है कि बच्चे के शरीर में समन्वय तब होने लगता है जब उसमें वृद्धि या विकास होता है। विकास होने पर बालक अपने शरीर का समन्वय करना सीख जाता है। हम लोग छोटे बालक को जब देखते हैं कि वो अचानक चलते चलते गिर जाता है, इसमें क्या है कि उसमें समन्वयन का, व्यक्ति के शरीर का एकीकरण करने में उसमें क्षमता का विकास नहीं हुआ था, इसलिए वो गिर जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है, वो आप लोग अनुभव कीजिए कि वो अब कम गिरने लगता है। छोटे बच्चे अक्सर बहुत जगह चलते चलते गिर जाते हैं, लेकिन बड़ा आदमी बहुत ही कम गिरता है। इसका मतलब हुआ कि बड़ा आदमी जो है अपने शरीर के अंगों का एकीकरण करना सीख लिया, समन्वयन करना सीख लिया। यही है समन्वयन एकीकरण का सिद्धांत। आगे चलते नौवां देखते हैं वंशानुकरण एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसमें एक पॉइंट दिया गया है, विकास बराबर होता है वंशानुक्रम गुना वातावरण। मतलब कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट।
इसका मतलब यह है कि विकास तभी अच्छा हो सकता है जब बालक का वंशानुक्रम तथा परिवेश का वातावरण अच्छा है। यदि इनमें से एक भी खराब है तो व्यक्ति का विकास भी प्रभावित होता है। इसमें साफ साफ सूत्र में दिया गया है कि जो विकास तभी अच्छा होगा जब वंशानुक्रम भी अच्छा होगा और उसका वातावरण भी अच्छा होगा। यदि वंशानुक्रम उसका जेनेटिक्स गुण उतना विकासशील नहीं है, विकास नहीं रहा है, और वातावरण यदि उसका अच्छा नहीं मिला है तो निश्चित ही उसका विकास कम हो जाएगा। तो विकास अच्छा तब हो सकता है जब ये दोनों भी अच्छा हो। ठीक है, यही एक सूत्र है, हम लोग को इसको याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है कि विकास क्या होता है, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। अब आगे चलेंगे, आगे है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अंतिम है यह सिद्धांत नियम विकास और अभिवृद्धि से। इसमें कहा गया कि व्यक्ति का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। मतलब यह है कि बच्चा पहले सामान्य चीज़ को सीखता है, फिर धीरे धीरे वह विशिष्ट चीज़ को सीखने लगता है। तो विकास में हम लोग ये सामान्य चीज़ है, हम लोग इसे समझ सकते हैं कि पहले जो व्यक्ति का विकास होता है वह सामान्य होता है। कोई भी चीज़ को वह सीखता है तो सामान्य चीज़ सीखता है, फिर धीरे धीरे वह विशिष्ट चीज़ सीखने लगता है। तो यह बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग अपने से जान सकते हैं। अब जो विकास और सिद्धांत के आधार पे कुछ मनोवैज्ञानिक का कथन है वो हम लोग देख लेते हैं। 3 कथन है, पहला है हर्लोक महोदय, दूसरा है फ्रैंक का, तीसरा है गेसले का। तो हर्लोक महोदय ने कहा है कि व्यक्ति का जीवन घंटी की आकृति के समान होता है, हम लोग इसे याद रखेंगे। दूसरा कथन है फ्रैंक महोदय का, जिसमें कहा है प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। तीसरा कथन है गेसले साहब का, व्यक्तिगत भिन्नता का फैलाव उतना है जितना मानव जाति का है। तीनों कथन हम लोग याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। हम लोग क्या क्या कारक है जो हम लोग की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो पहला जो है कारक है वो वंशानुक्रम जेनेटिक्स गुण जो है वो वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो आप लोग पढ़ लीजिए, व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम का बहुत महत्व है। व्यक्ति का विकास शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक आदि उनके माता पिता या पूर्वजों के जीन्स के आधार पर होता है। मतलब कि उसके माता पिता पूर्वज का जैसा जीन्स रहेगा, जैसा विकास रहेगा, उसके बच्चे का भी विकास उसी तरह होता है। दूसरा कथन है वातावरण। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ में सब आ जाएगा। बच्चों के विकास में वातावरण सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। बच्चे का जो विकास होता है इसमें वातावरण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया, उसका वातावरण अच्छा होना चाहिए। बालकों का विकास वातावरण पर निर्भर करता है। जिस पर का वातावरण बालक को मिलेगा, बालक में भी उसी प्रकार का विकास होगा। वातावरणीय कारक में भौतिक कारक, पारिवारिक कारक, विद्यालय वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, सामाजिक वातावरण व सांस्कृतिक वातावरण आते हैं। मतलब कि वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों के अभिवृद्धि और विकास में। आगे देखते हैं, तीसरा है बुद्धि। व्यक्ति के विकास में बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति का विकास भी तीव्र होता है तथा मंद बुद्धि वाले व्यक्ति का विकास भी मंद गति से होता है। स्वाभाविक की बात है, जिसकी बुद्धि तेज रहती है उसमें विकास भी तेज होता है, और जिसमें कम बुद्धि, अल्प बुद्धि है, उसका विकास देखिएगा कि गांव समाज में आप लोग अनुभव कीजिएगा, उसका अभिवृद्धि विकास कम होता है। चौथा है अंतस्रावी ग्रंथियाँ। अंतस्रावी ग्रंथियाँ में है व्यक्ति के शरीर के अंदर अंतस्रावी ग्रंथियाँ अंगों की कार्य प्रणाली को गतिशील रखता है। अंतस्रावी ग्रंथियाँ का काम क्या है कि शरीर के जो कार्य प्रणाली है वो उस सभी अंगों को गतिशील रखना। इस गतिशीलता के प्रभाव में कम या ज़्यादा हो जाना संबंधित व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। मतलब अंदर का जो स्टेज रहता है, अंदर का जो अंतस्रावी ग्रंथि है उसका कम बेसी होना भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति में अंतस्रावी ग्रंथियाँ कमज़ोर है, उसका गतिशील उतना कम नहीं है, मोटर स्किल जो शरीर का गति है वो कम है, तो उसका विकास भी कम हो जाता है। पांचवा देखते हैं अधिगम। अधिगम मतलब जनरल इसको आप लोग शिक्षा मान सकते हैं। शिक्षा में क्या है कि व्यक्ति को जैसा अधिगम मिलता है, जैसा शिक्षा मिलता है, उसका विकास भी वैसा ही होता है। अच्छा और उचित अधिगम मिलने पर व्यक्ति का अच्छा विकास, जबकि ठीक से अधिगम न प्राप्त होने पर उसका विकास भी ठीक से नहीं होता। यदि उसको अच्छी शिक्षा मिली है तो देखिएगा स्वभाव सी बात है उसमें विकास भी अच्छा से हो रहा है, लेकिन यदि उसको ठीक से अधिगम यदि शिक्षा नहीं मिला है तो उसमें उसका विकास प्रभावित होता है, उसका कम विकास होता है। अब छठा देखिए
कारक जो है वो आता है आहार। अच्छा और संतुलित आहार लेने से व्यक्ति का विकास अच्छा होता है, जबकि संतुलित आहार की कमी के कारण व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है। हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि यदि हम लोग अच्छा भोजन करते हैं तो हम लोग का विकास अच्छे से होता है, लेकिन जिसको ठीक से खाना नहीं मिलता है, कुपोषण की कमी, मतलब कि अच्छे आहार की कमी, उसको कुपोषण हो जाता है, शरीर उसका कमज़ोर हो जाता है, अभिवृद्धि और विकास है प्रभावित होता है, रुक जाता है। 7वां है रोग, दुर्घटनाग्रस्त, चोटग्रस्त। इन सब के कारण भी व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है। एक रोगी व्यक्ति का विकास स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में कम होता है, या दुर्घटनाग्रस्त या चोटग्रस्त व्यक्ति का भी विकास प्रभावित होता है। मान लेते हैं कि यदि एक रोगी व्यक्ति है, उसको तो हम लोग जानते हैं कि उसका विकास कम होगा, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त यदि उसका एक पैर टूट गया, उसमें देखिए कि विकास जो है अब कम होने लगा है, जिससे एक स्वस्थ व्यक्ति में विकास होता है। तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ। 8वां है लिंग भेद, अंतिम है इसका कारक। लिंग भेद भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। लड़की की तुलना में लड़कों का शरीर ज़्यादा ताकतवर और गठीला होता है, जबकि लड़कियों का लड़कों की तुलना में जल्दी परिपक्वता को पा जाना होता है। मतलब जब लड़की जो है जल्दी मैच्योर हो जाती है, जल्दी उसमें समझ आता है, विकास जल्दी हो जाती है, इसलिए लड़कियों का शादी का स्टेज 18 साल और लड़कों का 21 साल माना जाता है। और लड़कों का शरीर ज़्यादा गठीला होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है, तो दोनों का विकास में अंतर है। तो इतना हम लोग देख चुके, वीडियो लंबा हो रहा है, आगे भी हम लोग अपना लेक्चर करेंगे, विकास की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उसमें 4 अवस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था है, उसको हम अगले लेसन में करेंगे। आज का लेसन मेरा यहीं तक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें नोटिफिकेशन पाने के लिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।